हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हमारा जो टेस्ट हुआ है हम उसके आंसर के बारे में बात करने चल रहे हैं। बेटा, आंसर के बारे में हम आपको बताएं, सबसे पहले एक चीज़ आप लोग से कहना चाहते हैं कि इस समय आप लोग अपनी सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली पे आप देख रहे हैं कोरोना इस समय बहुत तेज़ फैल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आपको घर से बाहर निकलना हो। आपके फैमिली को मेंबर्स में भी जो भी लोग बाहर जा रहे हो तो मास्क वगैरह श्योर लगाएं, क्योंकि लापरवाही बहुत ज़्यादा हो रही है। डरने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस बनाए रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट हमें अपने तरफ से लापरवाही नहीं करनी है कि ताकि कल को हमें पछताना पड़े कि काश हमने अपनी तरफ से सेफ्टी रख ली होती। ठीक, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं, क्या होने वाला है उस पर आप ज़्यादा मत टेंशन लीजिए कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट हमारे हाथ में है, तो प्रेजेंट में हमें अपनी सेफ्टी को श्योर करना है। ठीक, अब आज के आते हैं टेस्ट पे हम बात करें तो हम आप लोग से हर बार एक चीज़ के लिए बोलते हैं कि कोशिश ये कीजिए कि जितना कम से कम आप मिस्टेक कर सकें वो अपने तरफ से ध्यान दीजिए। लेकिन आज भी क्या हुआ कि बहुत से बच्चों ने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, 12 क्वेश्चन गलत कर दिए। दैट्स मीन्स जो बच्चे इस तरह से क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं वो अभी भी श्योरिटी नहीं ला पा रहे हैं अपने अंदर। मीन्स अभी भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है कि हाँ, जिसका आंसर वो टिक करने जा रहे हैं वो करेक्ट टिक कर रहे हैं। तो ऐसी गलती आप मत करिए, अदरवाइज आप खुद देख रहे हैं कि आपके नंबर बहुत ज़्यादा माइनस हो जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन 10-10 12-12 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, और वो भी तब कि जब आप घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं। और अभी जो आपकी ये गलतियाँ हो रही हैं वो 30 क्वेश्चन में, मीन्स 30 क्वेश्चन में अगर आप 10 गलत कर रहे हैं तो आप रेशियो जरा से निकालिए। हम बोलें कि अगर आप 150 क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन गलत होगा। अगर यहीं पे हम एमकॉम लेवल की बात करें तो 120 क्वेश्चन आपके हैं, तो वहाँ पे आप 40 क्वेश्चन गलत करेंगे। तो दैट्स मीन्स 40 नंबर या 50 नंबर आपका माइनस हो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मीन्स आप अपने माइनस पे कंट्रोल कीजिए जो नंबर आपके निगेटिव जा रहे हैं। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं आज के आंसर पे, और ये भी क्लियर कर दें कि जो भी क्वेश्चन दिए गए थे आपको उसके आंसर में कहीं से भी कोई भी गलती नहीं था, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा बहुत था, लेकिन अब जब भी कोई लिंक बनता है तो उसको 3 बार मैं वेरीफाई करता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मीन्स आंसर में गलती होने का कहीं से चांस नहीं है। बहुत से बच्चों ने मतलब कुछ क्वेश्चंस को भेजा कि सर इसका आंसर तो गलत है, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि आंसर क्या होंगे सही। पहला क्वेश्चन आपका, इम्प्रेस सिस्टम्स आर रिलेटेड टू, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि पेटी कैश बुक से रिलेटेड है। इम्प्रेस सिस्टम कैश बुक में मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया था। मीन्स फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइंग। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों ने क्या किया, पहला ऑप्शन पढ़ा, दूसरा पढ़ा ही नहीं, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को लगा के फिर उन्होंने बोला कि सर इसमें तो गलत है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस पर्सनल एक्सपेंसेस दोनों आपके ड्राइंग है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ए एंड बी। इस चीज़ को भी मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शंस मिल रहे हैं तो चारों ऑप्शन आप पढ़िए। ये नहीं कि आप केवल पहला ऑप्शन पढ़ें या दूसरा आप टिक लगा दीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा, और आपको इनफ टाइम मिल रहा है तो ऐसी गलती ना कीजिए। मीन्स ऑप्शन सभी पढ़िए। ठीक, फिर बात करें अकाउंटिंग पीरियड इज, मीन्स हमारा जो वो कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं, कि या हम बोलें कि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसके लिए जो टाइम डिवाइड किया गया है वो क्या है। तो आपको पता होगा कि अकाउंट जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है वो अकाउंटिंग्स को हमें 12 मंथ्स में, या हम बोले 1 ईयर या 365 डेज बोला गया है। और इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो अकाउंटिंग ईयर चलता है मीन्स 12 मंथ्स का पीरियड, वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक, ये चलता है। ठीक, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड इन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स किस चीज़ में रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक, परचेज बुक, जनरल प्रॉपर या कैश बुक। तो ये आपका सब्सिडरी बुक से क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री आपकी हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे जनरल प्रॉपर में जाएगा। अगर हम बात करें परचेज बुक में तो वहाँ पे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स बुक की बात करें तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, और कैश बुक में तो कैश ट्रांजेक्शन। और दूसरी चीज़ यहाँ पे और क्लियर करना चाहते हैं हम कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आपको बता दे रहे हैं 2 ही चीज़ होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन पहचानने का। इसके अलावा तीसरा चीज़ आप अपने तरफ से कभी भी दिमाग नहीं लगाएंगे। पहला चीज़ कि अगर क्वेश्चन में एकदम क्लियर बोल दिया है कि क्रेडिट पे परचेज हुआ, जैसे हम बोले
गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, इस तरीके से अगर क्रेडिट वर्ड यूज किया है तब तो क्रेडिट आपका है। दूसरी चीज बोलें कि अगर क्वेश्चन में किसी भी व्यक्ति का नाम दे दिया, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन, इस तरीके से अगर लिखा है और आगे मेंशन नहीं किया गया है कि कैश है कि क्रेडिट, तो यहाँ पे हम उसको क्रेडिट मानेंगे। मीन्स अगर नाम दिया गया हो और वहां पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो कैश ट्रांजेक्शन है, तब हम उसको क्रेडिट मानते हैं, या क्रेडिट वर्ड एकदम क्लियरली दे दिया हो। ये दोनों केस हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन के पहचानने को होते हैं, अदरवाइज वो कैश ट्रांजेक्शन होता है। ठीक, तो अब इसमें कभी डाउट नहीं होना चाहिए आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन पहचानने में। फिर नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक शोज, मीन्स हमारा बैलेंस एज पर पासबुक की बात कर रहा है। अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये ओवरड्राफ्ट होता है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक अगर बोला जाए तो मेरा क्या होता है कि फेवरेबल बैलेंस की बात करता है। ठीक, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बोला जाए या अनफेवरेबल बैलेंस बोला जाए, वो दोनों आपका पासबुक माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज। इस क्वेश्चन पे भी बहुत से ज़्यादा लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया कि पर्सनल अकाउंट इसको बोला। देखिए बेटा कि हमने पहली चीज़ की क्लास में एकदम क्लियरली समझाया था, और हम इस चीज़ को कई क्लासेस में भी समझा चुके हैं। किसी भी अकाउंट्स को अगर आपको पहचानना है को पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल, तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो अकाउंट्स आप बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम बात करें ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उस ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। तो हमने आपको ये बताया है कि जब भी कोई भी ऐसा अकाउंट मीन्स हम बना रहे हैं ले रहे हैं जिससे हमारा प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया जाएगा, वो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ज्वाइंट वेंचर आपका नॉमिनल अकाउंट है, को वेंचर अकाउंट्स वो आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ज्वाइंट बैंक वो पर्सनल अकाउंट है, बट ज्वाइंट वेंचर जो है आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसी के साथ हम बोले कि कंसाइनमेंट आपका वो भी नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि कंसाइनमेंट में भी क्या होता है कि आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उस कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। ठीक, तो इस पे कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। और एक कंफ्यूजन खासतौर से हम बोले कि जो पीजी लेवल का एग्जाम देने वाले बच्चे, हम कॉम लेवल मीन्स बीकॉम कंप्लीट कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, तो अभी भी आप लोग के पास मौका है, संभलिए कि एक गलतियां मत करिए। जो इस भ्रम में है कि मीन्स हम बीकॉम के स्टूडेंट हैं, हमें तो डाउट्स नहीं होगा, तो देखिए ऐसे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, और आज बहुत से स्टूडेंट ने इस चीज़ को फील भी किया कि नहीं सर, हाँ अभी भी हमारा कुछ ऐसा चीज़ें हैं कि डाउट्स आ रहे हैं। डाउट्स इन द सेंस मीन्स आप उस चीज़ को उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं कि जो आपको पढ़ना चाहिए, कि जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आप उस लहजे में नहीं पढ़ रहे हैं जैसा कि डिमांड किया जा रहा है, तो उसको आप थोड़ा सीरियस से होकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सारे ऑप्शन पढ़िए, तो गलती कहीं से नहीं होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If prepaid expenses is given in trial balance then it will show in, कि इसके बारे में हमने आपको बताया था फाइनल अकाउंट में। मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया है तो आप बस उस पर इतना डिसाइड कर लीजिए कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, या हम बोलें कि इतना आप डिसाइड कर लेते हैं तो नॉमिनल अकाउंट है तो ट्रेडिंग या पीएल में जाएगा, और पर्सनल या रियल अकाउंट है तो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको भी पता होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो ये हमारा बैलेंस शीट में जाता है, और बैलेंस शीट में अगर हम बात करें तो एसेट साइड में जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल अ बिजनेस नीड टू शो कंटीजेंट लायबिलिटीज। ठीक, संभाव्य दायित्व जिसको बोला जाता है, तो ये फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि आपका मीन्स कंटीजेंट लायबिलिटीज। अब कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, इसको आपको आंसर में बताना है। ये आपको हम पहला क्वेश्चन आज दे रहे हैं कि कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर करना है। और आंसर भी हम चाहते हैं कि सभी लोग करें, कि अभी भी जो लापरवाही आप लोग कर रहे थे पीछे, ऐसी लापरवाही आप बंद करिए। अब आप तो खुद एनालिसिस कर सकते हैं अपने आप को ना, कि कहाँ कहाँ आप दिक्कत हो रही है, तो उस चीज़ों को आप अब मत करिए। ठीक, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, मीन्स ट्रायल यहाँ पे बोला है तो ट्रायल बैलेंस की बात कर, रिकॉर्ड्स मीन्स जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम होता है। तो क्रेडिट कॉलम में कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं, और बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मेरा एक स्टेटमेंट होता है जो क्या करता है कि लेजर से हमारे जो भी बैलेंसेज आए रहते हैं बैलेंस अकाउंट्स के, उसको रिकॉर्ड करता है। तो क्रेडिट साइड में अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो उन अकाउंट्स का बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा मीन्स जिसका क्रेडिट एक्सेस होगा। तो और अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको डिसाइड करने के लिए तो जनरल एंट्री पे आप जाइए, जितनी भी जनरल एंट्री मीन्स क्रेडिट में होंगी वो आपका ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर डेबिट साइड के जनरल एंट्रीज हो रही जो मीन्स जनरल एंट्री आपकी डेबिट होती है वो डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स आपका क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसीव आपका क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट होता है, बैंक लोन क्रेडिट, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेनिफिट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज, मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप इंडोर्समेंट पॉसिबल है। ठीक, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी ये भी मिलता है, हेल्पफुल इन प्लानिंग
कैश ऑपरेशन मीन्स आपको ये पता चल जाता है कि आपको कैश कितने टाइम बाद मिलेगा। दूसरी तरीके से हम बोले कि आपको ये पता चलता है कि आपको कितने टाइम बाद पेमेंट करना है। तो उस बीच में आप क्या कर सकते हैं कि आपको कैश कहाँ से मैनेज करना है, कैसे आपका कैश की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है, वो सारी प्लानिंग आप कर सकते हैं। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। बात करें हम अगला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डील्स विथ, तो मीन्स अकाउंटिंग फॉर, ये क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो था अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन की बात करता है। अब अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड गुडविल, इन तीनों का एएस मीन्स किस में बात किया गया है, इसको आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। मीन्स अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन हम बोले किस एएस में बोला गया है, फिक्स्ड एसेट्स किस एएस में है या गुडविल, इसको आपको बताना है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला क्वेश्चन है द रिजर्व विच इज क्रिएटेड बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि अगर हम बात करें कि हम अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा दें या हम कहें कि एसेट्स की वैल्यू को घटा दें, एक कौन सा रिजर्व होता है, तो सेक्रेट रिजर्व होता है। और सेक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हमने बताया था आपको कि अपने प्रॉफिट्स को कम कर दें, लॉसेस को बढ़ा दें, लाइबिलिटीज़ हम अपनी बढ़ा दें। ठीक है, ये सारे तरीके क्या है मेरे सेक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के हैं। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक। ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस इज रिकॉर्डेड इन, मीन्स जो भी हमारा बिजनेस है जॉइंट वेंचर का, उसका एक्सपेंस और इनकम कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में होता है। जॉइंट बैंक की अकाउंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे जो भी मतलब कैश ट्रांजेक्शन होते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस के, मीन्स को वेंचर्स के द्वारा जो भी पैसा लगाया गया या कहीं पे कैश पेमेंट हुआ या जो भी कैश में इनकम होती है, वो सारे हमारे जॉइंट बैंक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और कोवेंचर्स अकाउंट जो होता है वो जो हमारे जॉइंट वेंचर बिजनेस में मीन्स पार्टनर्स होते हैं उनको कोवेंचर बोला जाता है, और उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कोवेंचर अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। अब ये बात पूछा कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस लाइफ को डिवाइड किया गया है। मीन्स जैसे हमने बताया कि अभी इसका क्वेश्चन हमने किया 12 मंथ्स की बात कर रहा है या 1 ईयर या हम बोले 365 डेज, तो ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि मीन्स हमारे बिजनेस लाइफ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इसलिए इसको क्या करिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और वो पार्ट हमारा 1 साल 12 महीने या 365 दिन होता है, जिसपे हमें क्या करना होता है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हम कहें कि सारा एक एनालिसिस किया जाता है कि जो हम बिजनेस किए हैं साल भर के दौरान उसका क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक, द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज नोन एज, मीन्स यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सा रिजर्व कि जो फिक्स्ड एसेट्स पे प्रॉफिट होने की वजह से क्रिएट किया जाता है, तो आपका कैपिटल रिजर्व होता है। मीन्स कैपिटल रिजर्व की बात हम करें तो कैपिटल एसेट्स जो हमारे होते हैं या हम बोले कि जो हमारे एसेट्स होते हैं उनको सेल करने की वजह से जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या कहते हैं कि अगर उससे रिजर्व कोई बना रहे हैं वो कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। ठीक, और जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, या लॉस बोले तो कैपिटल लॉस होता है। ठीक, इस चैप्टर पे भी बहुत ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूजन होता है, तो प्लीज़ हम बोलेंगे कि एकदम क्लियरली रहे कि और जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे टॉपिक्स का हमने क्लासेस रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। तो जो लोग अभी भी नहीं देखे हैं देख लीजिए, कि हम आपको बता रहे हैं कि एक बार आप क्लासेस अगर देखेंगे ना, गारंटी दे रहे हैं कि आपके माइंड में डाउट्स नहीं रह जाएंगे। मीन्स आप सीरियसली थोड़ा होकर क्लास देखिए। अब कुछ लोग ये नहीं सोचे कि क्लास देख लेंगे तो डाउट नहीं, मीन्स आप केयरफुली अगर क्लास देखते हैं तो आपके माइंड में डाउट्स तो नहीं रहेगा। और जब भी क्लास आप लोग देखा करिए उसका प्रॉपर नोट्स बनाया करिए, ताकि कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो नोट्स से आप क्या कर सके, अपना रिविजन कर सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी फॉर बिजनेस इज। अब यहाँ पे बात करें कि कोई एसेट्स अगर हम परचेज करते हैं तो उस पर कुछ भी एक्सपेंसेस करते हैं, वो तो मेरा कैसा एक्सपेंस है, तो कैपिटल एक्सपेंस होता है। कि ये आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू से क्वेश्चन है कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि अगर हम कोई भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं, उस एसेट्स को यूज़ करने के पहले कुछ भी एक्सपेंसेस उस पर करते हैं तो वो मेरा क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, और उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट इज। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चों ने बोला कि सर इसमें तो ऑप्शन ही गलत है। तो हमारा क्या है ना, हमारी आदत हमेशा हो चुकी है सीधे पढ़ने की, और हम ये बताएं कि हमारा थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उल्टा पढ़ने का। मीन्स हम कई बार ऐसा चीज़ें करते हैं कि घुमा के बोलते हैं, और यहाँ पे भी वही हमने किया कि मीन्स आप क्या पढ़ें, डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हमने दिया है कि क्रेडिट वाज गोज आउट, डेबिट वाज कम इन, मीन्स वही चीज़ हम बोल रहे हैं जो आप पढ़े हैं, लेकिन उसको घुमा दिए। तो इस चीज़ को आपको यही बार बार हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए।
मीन्स आप लकीर के फकीर मत बनिए कि जैसे आप पढ़ें वैसे ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए। यही चीज़ें होती है कि पढ़े आप सब कुछ रहते हैं, बस समझने का फिर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है, बाकी ऑप्शन आपके कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक, तो चलिए आपके चलते हैं नेक्स्ट पे। द टर्म डिप्लेशन यूज फॉर, मीन्स डिप्लेशन जो होता है हम किस एसेट्स के लिए यूज करते हैं, तो डिप्रेशिएशन से आपका क्वेश्चन था। तो वेस्टिंग एसेट्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारे खादान होते हैं, कोल माइंस वगैरह, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिप्लेशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंसेस पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट्स डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, दिस एरर बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे बोला कि मीन्स हमने एसेट जब परचेज किया और उस पर जो एक्सपेंस करते हैं, उस एक्सपेंस को हम उस एसेट्स के वैल्यू में नहीं ऐड करके किए क्या कि हमने एक्सपेंसेस अकाउंट में, मीन्स जैसे हम बोले कि अगर कोई मशीनरी परचेज किए हैं, उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं, तो उसको मशीनरी अकाउंट में ना डेबिट करके हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस कर दिया। तो ये हमारा जो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मीन्स सैद्धांतिक कर दिया, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ही बोलता है कि कोई भी एसेट्स हम परचेज करते हैं तो उस एसेट्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसके वैल्यू में हम ऐड कर देते हैं। मीन्स वो क्या करता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स बन जाता है। तो अगर ऐसी हम गलती कर रहे हैं तो हमारा प्रिंसिपल से रिलेटेड मीन्स एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इफ सेल्स आर 2 लाख एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट इज 25%, देन ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, मीन्स यहाँ पे आपको सेल्स दिया गया है और जो यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपको दिया गया है कॉस्ट पे। हमें दिया है वैल्यू सेल्स का और हमें प्रॉफिट परसेंटेज की बात दे रहा है वो कॉस्ट पे। तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 25% को 1/4 हो जाएगा, और 1/4 किस पे होता है, मेरा कॉस्ट पे हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ से हम बोले कि याद कीजिए जरा सा कि हम इस चीज़ को समझाए हुए हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन होता है, मीन्स अगर कॉस्ट हमें दिया हुआ है, सेल्स पे जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना पड़ता है, और अगर उसी सेल्स से हमें कॉस्ट पे जाना रहे तो 1 माइनस करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 1/4 है, तो अगर हम बोले कि हमें चलना है सेल्स पे तो 1/5 हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो 1/5 अगर आपका हो गया तो हो जाएगा कितना, 40,000, मीन्स 2 लाख का 1/5 हम निकालेंगे, या हम बोलें उसी का हम कर सकते हैं कि एक तरीके से 1/5 को आप 20% बोल सकते हैं, तो 20% आप निकालेंगे तो 40,000 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बैंकिंग का पोर्शन। जीआईसी स्टैंड्स फॉर, मीन्स ये फुल फॉर्म आपसे पूछा है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं, जीआईसी किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, मीन्स किस ईयर में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर में बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ICICI इस्टेब्लिश्ड ऑन। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों का फिर से कंफ्यूजन हुआ। एक चीज़ आप एकदम क्लियर जानिए, ICICI बैंक और ICICI ये दोनों डिफर करते हैं। हमने इस चीज़ को ग्रुप में भी बताया था। ICICI बैंक जो है आपका वो 1994 में आया है, लेकिन यहाँ ICICI जो बात करती है वो आपका 5 जनवरी 1955 में आया हुआ है। और एक चीज़ हम और करेक्शन कराना चाहते हैं कि यहाँ पे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम इस बैंकिंग को क्लास को बताए थे वहीं पे हमने IDBI का डेट गलती से 1954 हो गया, मीन्स जो ईयर है वहाँ पे वो 1954 हो गया, उसको करेक्ट कर लीजिएगा 1964 होगा। और इस चीज़ को हम कमेंट बॉक्स में भी सही कराएं, अगर वहाँ पर कोई लोग नहीं देखे हैं तो उसको अभी भी आप सही कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि मीन्स IDBI का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो 1964 था। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। व्हेन द एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप। एम्पिरिकल बैंक मीन्स अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंस बैंक को मिलाकर किया गया था, प्रेसिडेंस में 3 बैंक थे, तो अब इसका पूछा गया कब सेटअप हुआ, तो 27 जनवरी 1921 को इस्टेब्लिश हुआ था। और यही एम्पिरिकल बैंक आपका आगे जाके क्या हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म लेता है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉलोड बाय बैंक्स। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में हमने आपको बताया था कि मीन्स जब भी बैंक कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो पहला उसका जो है सेफ्टी, मीन्स जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करें वो सेफ प्लेस पे हो कि कहीं से भी आपका वो डूबने का चांस न रहे। टैक्स एग्जेम्पशन, मीन्स आप जब भी इन्वेस्ट कीजिए कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि टैक्स बेनिफिट मिले। और टैक्स बेनिफिट पे हमने आपको एक चीज़ बताया था, 3E टैक्स बेनिफिट्स, मीन्स जब आप जिस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम आपका टैक्स बेनिफिट मिले, फिर जो आपको उस पर इनकम हो रहा है
वो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिले, साथ ही साथ आपका जब वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाए मीन जो फाइनल अमाउंट मिले वो भी टैक्स बेनिफिट मीन्स तीनों टाइम आपका टैक्स बेनिफिट रहे, इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी मीन जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करें वो हमेशा इंक्रीज हो, तो मीन्स ऑल ऑफ द एबव ये आपका आंसर होगा 24 का। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स डन ऑन मीन्स पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो 19 जुलाई 1969। यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि जब फर्स्ट टाइम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसमें कितनी बैंक सम्मिलित थी और उनकी पेडअप कैपिटल क्या थी, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1955। अभी हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, उम्मीद करते हैं कि आप आंसर अब जान भी गए होंगे। ठीक, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच अकाउंट कस्टमर कैन डिपॉजिट हिज सेविंग फॉर फिक्स्ड पीरियड मीन्स आपको बैंक में जब अकाउंट ओपन करते हैं वो कौन सा अकाउंट है जहाँ पे आप अपने सेविंग्स को एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट्स कर सकते हैं, तो वो आपका एफडी बोला जाए मीन्स फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक कर सकते हैं फिक्स टाइम के लिए 1 साल 2 साल 4 साल जो भी आप समझ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। और उस टाइम पीरियड के पहले जनरली आप पैसा नहीं निकाल सकते मीन्स मेच्योरिटी के पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर मेच्योरिटी के पहले पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और जो आपका मेच्योर्ड वैल्यू होता है वो नहीं मिल पाता है। फिर जो मीन्स जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं वो ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ये एफडी अकाउंट है जहाँ पे आप कर सकते हैं कि फिक्स टाइम के लिए क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक इज कि मीन्स हम बोले कि चेक जो हमारा आज के टाइम में वो कितने दिन के लिए वैध होता है, तो अब जो आपका चेक है ध्यान दीजिएगा 90 डेज बोले या 3 मंथ्स, दोनों आपका करेक्ट है। पहले क्या होता था कि आपके चेक की वैलिडिटी जो होती थी वो हमारा कितने टाइम का होता था, 6 मंथ्स होता था मीन्स 180 डेज होता था, लेकिन अब चेक की वैलिडिटी 90 डेज की हो चुकी है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच केस अ कस्टमर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ बैंक मीन्स यहाँ पे बोला कि अगर क्रेडिटर की बात करें कि लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा है मीन्स कोई भी बैंक का कस्टमर कब लाइबिलिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आप बैंक के लिए लाइबिलिटी हो जाते हैं, और जब बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक के लिए आप क्या हो जाएंगे, एसेट्स हो जाएंगे, क्योंकि वो पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को रिफंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। व्हेन ही और सी डिपॉजिट हिट सेविंग्स इन बैंक मीन्स जब आप अपना बचत बैंक में जमा करते हैं तो आप बैंक के लिए क्रेडिटर बन जाते हैं या लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो पैसा आपका बाद में बैंक आपको वापस करेगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस पूछा गया कि कहाँ पे, पुणे, इंदौर, कोलकाता मीन्स इसमें से कोई भी नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मुंबई जो आरबीआई का हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है नन ऑफ द एबव है। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। एंड आई होप अब आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, मीन्स अब आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। अब हम फिर से आप लोग से बोलेंगे कि आप अपनी गलतियों को मिनिमाइज़ करिए, क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को आराम से पढ़िए और क्लासेस को प्रॉपर देखिए। और क्लासेस आप देखेंगे, जो भी बच्चे देख भी रहे हैं उनको पता है कि वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक, तो अब मिलेंगे हम आपसे नए क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।